नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें सवृत्त बायोडेटा जिसे कहते हैं, उसका लेखन रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। सबसे पहले सवृत्त क्या होता है? सव मतलब स्वयं, वृत्त होता है ब्यौरा। स्वयं के बारे में पूरा ब्यौरा देना, स्वयं के बारे में, एक व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी सूचना देना, उसकी जानकारी देना ही सवृत्त होता है, जिसे अंग्रेजी में बायोडेटा कहा जाता है। और रोजगार के लिए एक आवेदन पत्र उसके साथ लिखा जाता है। जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वैसे ही जहाँ नौकरी करनी है, जिस संस्थान में, जिस कंपनी में नौकरी करनी है, वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र भेजा जाता है बायोडेटा के साथ, तो उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। सवृत्त अगर परिभाषा देखें, सवृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। सिलसिलेवार मतलब लगातार क्रम से सूचनाएं दी जाती है उसमें। वस्तुतः सवृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है। इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों का होना नितांत आवश्यक है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखना शुरू करता है, अपनी सूचनाएं देता है, तो वो एक तो क्रम से होनी चाहिए, दूसरा उसमें अनुशासन होना चाहिए और निरंतर प्रवाह उसमें बना रहना चाहिए। यह प्रवाह व्यक्ति के परिचय से आरंभ होता है। परिचय में क्या लिखते हैं? व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसके घर का पता, इस तरह से। शैक्षणिक योग्यता लिखी जाती है, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यत्र गतिविधियां। कार्यत्र गतिविधियां होती है कार्य करते हुए, पढ़ते लिखते समय भी कुछ गतिविधियां अगर उस इंसान ने करी है, उसका भी ब्यौरा उसमें देना पड़ता है। तो इस तरह से वह पूर्णता को प्राप्त होता है, पूरा हो जाता है सवृत्त। सवृत्त में आवश्यकता अनुसार फेरबदल भी किया जा सकता है, यानी उसे बदल भी सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। उसमें कुछ नियोक्ता की मांग के अनुसार इसे लिखा जा सकता है। नियोक्ता होता है नियुक्ति करने वाला, नौकरी देने वाला। अच्छा एवं पूर्ण सवृत्त वह होता है जो व्यक्ति की योग्यताओं, उसके अंत एवं बाह्य व्यक्तित्व, अभिरुचियों और हॉबी आदि पर प्रकाश डाले। तो आपको समझ में आ गया सवृत्त क्या होता है। जो व्यक्ति सवृत्त लिख रहा है, उसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से पूरी जानकारी, पहले उसका व्यक्तिगत परिचय, फिर उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, क्या क्या शिक्षा उसने प्राप्त की है, कौन से संस्थान से प्राप्त की है, कितने नंबर आए हैं, उसमें कौन से सन में और कौन से बोर्ड से प्राप्त की है, वो सारी जानकारी शैक्षणिक योग्यता में लिखी जाती है। अनुभव, उसने कितने, उसका एक्सपीरियंस है, कहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है, और क्या क्या उपलब्धियां उसने हासिल की है पढ़ते हुए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई की तो साथ साथ कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ की, कौन से गेम्स खेले, वो सारी जानकारियाँ उसमें एक साथ लिखी जाती है। आगे हम देख रहे हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। बायोडाटा की या सवृत्त की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। सवृत्त के आकार या स्वरूप का कोई निश्चित नियम नहीं है, यानी सवृत्त का आकार कैसा होना चाहिए इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि सवृत्त न तो जरूरत से अधिक लंबा हो और न ही छोटा, यानी न तो बहुत बड़ा हो जाए कि बहुत सारे पेज भर गए, 5-6 पेज में आपका परिचय ही आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और न ही इतना छोटा हो कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। अगर बहुत संक्षिप्त होगा यानी छोटा होगा तो क्या होगा, बहुत सी जरूरी सूचनाएं या जानकारी आने से रह जाएगी। और अगर बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को अनदेखा कर देगा। यानी बहुत लंबा हुआ, आपने कई सारे पेज भर दिए लिखने वाले व्यक्ति ने, तो हो सकता है नियोक्ता की उन पर नज़र ना पड़े,
वो अनदेखी रह जाए, इसलिए बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सव्रत का आकार न तो बहुत लंबा होना चाहिए और न अधिक छोटा। ऐसा आकार होना चाहिए जिसमें सव्रत की सभी आवश्यक बातें उसमें आ सके। और दूसरी विशेषता क्या है, सरल और सटीक भाषा भी होनी चाहिए उसमें। सव्रत लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें न तो अलंकृत भाषा आए ना ही कठिन भाषा आए। सव्रत की भाषा कैसी हो, सरल हो, स्पष्ट हो, सीधी और सटीक होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाए। अर्थ समझने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े। ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए सव्रत। अपने बारे में ब्यौरा लिखते समय पूर्ण ईमानदारी रखनी चाहिए, उसमें कोई भी झूठ बात नहीं लिखनी चाहिए। यानी सव्रत की एक विशेषता यह है कि उसमें कुछ भी लिखा जाए वो पूर्ण ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। किसी प्रकार के झूठे दावे, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना, उससे बचना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बातें व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, उस समय सारी कलई खुल सकती है, यानी झूठी बात सामने आ सकती है। मान लीजिए लिखने वाले व्यक्ति ने झूठा ही लिख दिया कि उसे कंप्यूटर का ज्ञान है, तो हो सकता है नियोक्ता यानी नौकरी देने वाले व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहे हैं उस दौरान वो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न ही पूछ ले, तो उसकी झूठ सामने आ सकती है। इसलिए इस तरह की कोई झूठ बात नहीं लिखनी चाहिए। उसमें सव्रत लिखते समय ईमानदारी बरतनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें आवश्यक सूचनाएं। हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं होती, इसलिए सव्रत में वही सूचनाएं होनी चाहिए जिससे दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। नियोक्ता होते हैं नियुक्ति करने वाले, नौकरी देने वाले जो कंपनी के लोग होते हैं या सरकारी ऑफिसर्स होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनकी जिन चीज़ों में दिलचस्पी हो, जो आपको नौकरी दिलाने में सहायक हो, सिर्फ उन्हीं बातों की सूचनाएं होनी चाहिए बायोडाटा में। अनुभव एवं ज्ञान का वर्णन। अनुभव होता है एक्सपीरियंस और ज्ञान आपको नॉलेज कितनी है उसका वर्णन। सव्रत लिखते समय अपने ज्ञान एवं अनुभव का वर्णन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एवं अनुभव ही जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं और नियुक्ति करने में ज़्यादा आपको सहायता कर सकते हैं। क्रमबद्धता। क्रमबद्धता सव्रत लिखते समय हर वस्तु सूचना को एक सुनिश्चित क्रम में रखना चाहिए, जैसे नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, पता, फिर शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, रुचियां आदि। ये क्रम से आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले आपने रुचियां, अनुभव लिख दिया और नाम और पिता का नाम लिखना ही भूल गए। वो बायोडाटा में या इसमें सव्रत में आप बिल्कुल अंत में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप इसमें चलना चाहिए। सबसे पहले व्यक्तिगत परिचय, उसके बाद अपनी अन्य योग्यताएं। इससे सव्रत को पढ़ने वाला सव्रत को रुचिपूर्वक पढ़ेगा और उसे हर प्रकार की जानकारी सही रूप में मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी इस तरह से हमें लिखना है। सव्रत समझ आ गया आपको? सबसे पहले उसका आकार का ध्यान रखना है, बहुत बड़ा भी ना हो, एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए। सरल और सटीक भाषा होनी चाहिए, उसमें अलंकार, मुहावरेदार ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ईमानदारी बरतनी चाहिए। आवश्यक सूचनाएं सिर्फ देनी है, उसमें अनुभव और ज्ञान का वर्णन जरूर करना है और क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। ये सारी विशेषताएं एक बायोडाटा को बहुत सुंदर तरीके से लिखने में सहायक होती हैं। अब आइए सव्रत का एक उदाहरण देख लेते हैं कि सव्रत लिखा कैसे जाता है। सव्रत का उदाहरण है मोहनलाल शर्मा। मान लीजिए कोई मोहनलाल शर्मा है जिसने MBA पास है वह और नौकरी की तलाश में है, तो उसका सव्रत का एक उदाहरण देखते हैं। मोहनलाल का नाम क्या है? मोहनलाल शर्मा। पिता का नाम लिख दिया, फिर माता का नाम लिख दिया, फिर उसकी जन्म तिथि, फिर वर्तमान पता। वर्तमान पता वो है जहां मोहनलाल अब
वर्तमान में रह रहा है, वो हॉस्टल भी हो सकता है, उसके नाना दादा का घर भी हो सकता है, या कहीं और किसी शहर में वो रहकर पढ़ाई कर रहा है, पीजी में रह रहा है, तो वो होता है वर्तमान पता। स्थायी पता होता है अपना घर, गांव का असली जहाँ पर उसके माता पिता दादा रह रहे हैं, वो उसका स्थायी पता होता है जो कभी नहीं बदलता। और टेलीफोन नंबर लिखते हैं। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर होता है लैंडलाइन, तार वाला जो फ़ोन टेलीफोन होता है। मोबाइल नंबर यहाँ लिखा जाता है, जो हर इंसान हाथ में रखता है, वो मोबाइल नंबर हो गया। ईमेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं, ये एक टेबल बनाकर लिखना, एक सारणी बनानी होती है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर परीक्षा या डिग्री बताएंगे कौन से वर्ष में की, फिर विद्यालय या बोर्ड या महाविद्यालय विश्वविद्यालय का नाम आएगा, फिर विषय, फिर श्रेणी और फिर प्रतिशत। तो इस तरह से इसमें जितनी कक्षाएं पास की है मोहनलाल ने, वो एक ही क्रम संख्या में आ जाएंगी, क्रमबद्ध रूप से आ जाएगी। तो इस तरह से एक सारणी बनाकर उसमें ब्यौरा दिया जाता है। सबसे पहले मैट्रिक, मैट्रिक समझते हो, 10वीं कक्षा। मान लो मोहनलाल ने 2003 में की, तो यहाँ लिख दिया 2003। फिर कौन से विद्यालय से करी या बोर्ड से करी, वो था राजकीय विद्यालय करनाल। फिर उसके 10वीं में कौन कौन से विषय थे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। फिर उसकी श्रेणी कौन सी आई, वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ, प्रतिशत आए 90%। उसके बाद क्रम वाइज, यानी 12वीं आती है 10वीं के बाद। 12वीं 2005 में करी राजकीय विद्यालय करनाल से, और उसके सब्जेक्ट रहे अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, और प्रथम श्रेणी 92%। ठीक है। फिर उसने करी बीएससी ऑनर्स 2008 में। ये कौन से महाविद्यालय से, दयाल सिंह कॉलेज करनाल से। कौन सा विषय रहा, कंप्यूटर साइंस। श्रेणी क्या आई, प्रथम, और 85% उसके नंबर आए इसमें। फिर MBA किया 2010 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से, प्रथम श्रेणी में 84% नंबर आए। इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से पूरी जानकारी, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं इस तरह से एक सारणी बनाकर लिखी जाती है। उसके बाद अन्य योग्यताएं लिखी जाती हैं। और क्या क्या योग्यताएं शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा, देखिए इसने लिखा है कि इसे कंप्यूटर में विशेषज्ञता हासिल है और अभ्यास है। इसने MS ऑफिस और इंटरनेट कर रखा है कंप्यूटर में, इसको विशेष ज्ञान है। दूसरा, फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान है। इसने दूसरी लैंग्वेज, एक भाषा भी सीख रखी है फ्रांसीसी, जिस पर ये कार्य कर सकता है, इतना इसको ज्ञान है। यानी अन्य योग्यताएं आ गई 2। अब इस उपलब्धियां क्या क्या है, देखिए अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता 2006 में प्रथम स्थान एवं पुरस्कार इसे मिला हुआ है। ये अपने विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, जिला स्तर पर होती रहती हैं, और पढ़ते समय कॉलेज में ये प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इनमें जो बच्चे भाग लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो प्यारे बच्चों, ये आपको नौकरी दिलाने में बहुत सहायक होते हैं, इनके नंबर लगते हैं। तो जब बायोडाटा तैयार किया जाता है, इसमें उपलब्धियों में उनका जिक्र किया जाता है। जैसे इसने लिखा है कि इसे राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता 2007 में प्रथम पुरस्कार मिला था। फिर विद्यालय और महाविद्यालय में फुटबॉल टीम का ये कप्तान रहा है। तो इनसे पता चलता है कि इस व्यक्ति में कितने गुण हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है, तो इसका मतलब ये बोलने में निपुण है। इसे निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है, इससे पता चलता है कि इसके लेखन की कितनी अच्छी इसमें क्षमता है। फिर विद्यालय महाविद्यालय में फुटबॉल टीम का कप्तान रहा है, इसका मतलब ये एक ग्रुप लीडर भी रहा होगा। इसे अपने बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रखने में महारत हासिल है। ये सारे गुण हैं, इन पुरस्कारों से ही ये चीज़ पता लग रही है।
अब देखिए अभिरुचियां अन्य गतिविधियां, इसने क्या क्या लिखी है, किस किस चीज़ की अभिरुचि है। उद्योग व्यापार संबंधी पत्र पत्रिकाओं का नियमित पाठन करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस व्यक्ति को उद्योग और व्यापार से संबंधित बहुत सारी जानकारी होगी। देश भ्रमण का शौक है, इसका मतलब देश के विभिन्न रास्ते, नगर, वहाँ के लोगों के बारे में इसको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि इसे देश भ्रमण का शौक है। फिर फुटबॉल एवं क्रिकेट में अभिरुचि है, तो ये एक अच्छा खिलाड़ी भी है, तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होगा। ये चीज़ें देखो पता लग रही है इसकी उपलब्धियां और इसकी रुचियां देखकर। तो ये बातें इसकी नियुक्ति करने में, इसकी नौकरी दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती है। इसलिए ये इस तरह से बायोडाटा के अंत में इनकी जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी होता है। संक्षेप में अब देखिए आगे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण दिया जाता है कि इस व्यक्ति को कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं और जो सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के। जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष रहे हैं श्री M.C. काठपाल, वो इस मोहनलाल शर्मा को अच्छे से जानते हैं, इसकी इसने जानकारी दी है। जो इस व्यक्ति के बारे में कंपनी के व्यक्ति या अगर ये किसी भी क्षेत्र में नौकरी करता है तो वो लोग इससे कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी जानकारी बिल्कुल सही है। दूसरा श्री M.C. गुप्ता रीडर है, ये मार्केटिंग के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की इसने नाम दिया है। तो एक सम्मानित उम्मीदवार है, ये एक व्यक्तित्व है जिसके पास जाकर ये इसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि ये मोहनलाल शर्मा द्वारा दी गई जानकारी सही है या झूठ है। फिर दिनांक और स्थान लिखा जाता है और हस्ताक्षर यहाँ पर करे जाते हैं। तो इस तरह से एक सुंदर सवृत्त तैयार किया जाता है। अब देखिए इसमें मोहनलाल शर्मा की सारी जानकारी आ गई है, समझ आ गया। सबसे पहले उसकी व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें उसका नाम, पिता माता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, उसकी ईमेल आईडी वगैरह सब आ गया। उसके बाद उसने शिक्षा के बारे में बताया कि उसने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की है, कौन से विद्यालय से प्राप्त किया है, कौन से बोर्ड से, और किस तरह से कितने प्रतिशत नंबर उसने लिए हैं। फिर उसने अपने विशेष ज्ञान के बारे में बताया, उपलब्धियां बताई, अभिरुचियां बताई और सम्मानित व्यक्तियों के नाम भी लिखे कि इनसे मेरे बारे में जानकारी मिल सकती है, और अपने हस्ताक्षर किए, स्थान और दिनांक लिखी। इस तरह से एक सुंदर बायोडाटा तैयार किया जाता है। अब देखते हैं आवेदन पत्र। बायोडाटा से पहले एक आवेदन पत्र लिखा जाता है कि आपको वह नौकरी क्यों चाहिए, आप कितने रुचि रखते हैं उस नौकरी में। तो इसके लिए एक प्रार्थना पत्र भी तैयार किया जाता है साथ में। तो देखते हैं एक प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। मान लो इंडिया केमिकल्स लिमिटेड में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है, ठीक है, ये कंपनी का नाम है इंडिया केमिकल्स लिमिटेड। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की नौकरी निकली है, इसमें ज़रूरत है। तो उसके लिए एक आवेदन पत्र तैयार करना है। कैसे लिखेंगे अब देखिए। सबसे पहले सेवा में किसको संबोधित करेंगे, उस कंपनी जो है जहाँ से जिस संस्थान ने वो विज्ञापन दिया है उसी संस्थान को हम यहाँ संबोधित करेंगे। प्रबंधक मानव संसाधन मानव विकास विभाग इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, पंजाब लिख दिया, लुधियाना। अब देखिए विषय लिखेंगे, बिल्कुल प्रार्थना पत्र जैसे आप लिखते हो बिल्कुल वैसे ही लिखना है। विषय लिखेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन। महोदय, दिनांक 8 जनवरी 20 को चंडीगढ़ से प्रकाशित द ट्रिब्यून में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है। अखबार का जिक्र किया इसने कि कब ये विज्ञापन निकला था, 8 जनवरी 2020 को निकला। चंडीगढ़ में जो प्रकाशित होता है द ट्रिब्यून अखबार, उसमें था ये। इससे इसे पता लगा है कि उसकी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है और मैं इस पद के लिए अपना आवेदन भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले उस विज्ञापन का जिक्र करना है कि आपने वो विज्ञापन कौन से अखबार में कहाँ देखा है, और फिर ये अपना आवेदन पत्र इसमें भेज रहा है। देखो इसने कैसे लिखा है, मेरा सवृत्त इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, यानी इस आवेदन पत्र के साथ ही मेरा सवृत्त है, मेरा बायोडाटा लगा हुआ है। इसको पढ़कर आपको लगेगा कि मैं इस पद के लिए पूर्णतः उपयुक्त हूँ। मैं विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूँ।
यानी रुचि कितनी रखता है, किस तरह से ये पूरी करता है सारी बातें, वो इस आवेदन पत्र में बताता है। संक्षिप्त विवरण दिया गया है इसमें, देखिए इस प्रकार। नंबर 1, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और कंप्यूटर रसायन विज्ञान मेरे प्रिय विषय रहे हैं। मैंने प्रथम श्रेणी में स्नातक परीक्षा पास की है। स्नातक होता है बीए, ग्रेजुएशन। मैं आपकी कंपनी की वैज्ञानिक गतिविधियों से परिचित हूँ। इतना ही नहीं, अपितु उन्हें ग्राहकों के सामने सरल एवं स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हूँ। दूसरा, मैंने एमबीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मुझे मार्केटिंग के विभिन्न पहलुओं का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान है। यानी मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता हूँ। इसने बताया है कि मैंने एमबीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है, तो मुझे मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तीसरी बात, मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं, भाषण प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी जीत चुका हूँ। तो मैं आपको मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ। यानी बोलने में भी मेरी अच्छी वाक्पटुता है, बहुत अच्छे से मैं अपने आप को संप्रेषित कर सकता हूँ, उससे पता लग रहा है। अब देखिए आगे, मैं विद्यालय महाविद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान रह चुका हूँ। इससे मेरी टीम भावना, नेतृत्व की योग्यता प्रमाणित होती है। मेरी पर्यटन में रुचि है। भारतवर्ष के अनेक औद्योगिक केंद्र घूम चुका हूँ, अतः यह पद मेरी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुकूल है। क्योंकि ये फील्ड वर्क होता है, काम के सिलसिले में जगह जगह जाना पड़ेगा, तो मुझे पहले से ही इन भारतवर्ष के अनेक औद्योगिक केंद्रों में मैं घूम चुका हूँ, उनकी मुझे जानकारी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस नौकरी के लिए बिल्कुल अनुकूल हूँ, ये बता रहा है। फिर मेरा विभिन्न उद्योगों, व्यवसाय से जुड़ी पत्रिकाओं व पत्रों को पढ़ने का शौक है, इसलिए आपकी कंपनी की भी बहुत सी गतिविधियों से परिचित हूँ। मेरी सूचना के अनुसार आपकी कंपनी ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की है जो चुनौती भरी है, अतः मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे आपकी कंपनी के माहौल में उन्नति करने, विकास करने के अवसर ही नहीं मिलेंगे, अपितु मैं कंपनी के विकास और उन्नति के लिए योगदान कर सकूँगा। इस तरह से इसमें बताया जाता है आवेदन पत्र में कि मैं किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हूँ और ये नौकरी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे अपनी कंपनी में उपयुक्त पद पर काम करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। से धन्यवाद। और भवदीय लिखकर मोहनलाल शर्मा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है, वो कंपनी को लिखा जाता है, उस जहाँ आपको नौकरी करनी है इंसान को, उस जगह को लिखी जाती है कि आप इस नौकरी के लायक हैं या नहीं, और आप ये नौकरी करके किस तरह उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से एक आवेदन पत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, अब एक दूसरे आवेदन पत्र और एक सवृत्त का एक और उदाहरण देखकर समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। पत्रकारिता एक डिप्लोमा होता है ग्रेजुएशन के बाद। अखबार के लिए जो पत्रकारिता करते हैं उसका आपने अध्ययन कर लिया, वो ट्रेनिंग ले ली है आपने, ठीक है। और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार के पद के लिए आवेदन भेजना है। कोई भी प्रसिद्ध अखबार हो सकता है, द ट्रिब्यून हो सकता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कोई भी प्रसिद्ध अखबार है, उसमें आपको उस पद के लिए आवेदन भेजना है। तो इसके लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कहाँ लिखना है? प्रसिद्ध अखबार को लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे? सेवा में मुख्य संपादक दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, किसी भी अखबार का नाम लिखिए जहाँ आपको लिखना है। फिर चंडीगढ़, विषय क्या होगा? पत्रकार पद हेतु आवेदन, ठीक है। महोदय लिखते हुए इसे शुरू करना है। और दिनांक 5 दिसंबर 2015 को चंडीगढ़ से प्रकाशित दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ। ये जरूर बताना है कि आपको ये ज्ञात कहाँ से हुआ है, कब देखा था, कौन से दिन देखा था। कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में पत्रकारों की आवश्यकता है, मैं इस पद हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली लाइन ये आ गई। उसके बाद आपको ये बताना है कि मेरा सवृत्त भी इसके साथ संलग्न है। संलग्न का मतलब जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही है। ये जो मैं आवेदन पत्र लिख रहा हूँ इसके साथ ही मेरा सवृत्त भी है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए उपयुक्त आवेदक हूँ। मैंने बीए की परीक्षा के पश्चात पत्रकारिता में एमए की परीक्षा
प्रथम श्रेणी में पास की है, इसलिए पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का मुझे अच्छा ज्ञान है। अब बताना अब है आपको कि आप में क्या क्या योग्यताएं हैं। मैं लिखित मौखिक रूप में आत्माभिव्यक्ति में सक्षम हूँ और मैंने स्कूल और कॉलेज स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है, इसका मतलब डिबेट प्रतियोगिता होती है ये, जिसमें बोलने में तो बिल्कुल ही अच्छे कलाकार होगा, वो बहुत अच्छा बोल सकता होगा, इससे पता लग रहा है। निबंध लेखन में भी जीता है तो इसका मतलब उसकी लेखन क्षमता भी कमाल की रही होगी, तो इसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी दोनों इसमें गुण है, लिखित और मौखिक रूप से। फिर मैं कॉलेज की मैगजीन के हिंदी अनुभाग का छात्र संपादक भी रहा हूँ। इस प्रकार मेरा संपादकीय कार्य का भी अनुभव है। यानी कॉलेज में मैगजीन जो निकलती है, पत्रिकाएँ निकलती है, अलग अलग संस्थान की, कॉलेज की भी निकलती है, तो उसमें वो हिंदी अनुभाग का छात्र संपादक रहा है, तो इसको इसका भी ज्ञान है। संपादकीय कार्य जो पत्रकारिता क्षेत्र में करना होता है। मुझे विभिन्न स्थानों पर घूमने, वहाँ के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति जानने की लालसा रहती है, इसलिए मैं आपके समाचार पत्र के लिए विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन पर लेख प्रस्तुत कर सकता हूँ। यानी इसे लोगों के जीवन और उनकी संस्कृति, इनके बारे में भी बहुत रुचि रहती है, तो ये इनके बारे में बहुत कुछ लिख सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने समाचार पत्र के पत्रकार के पद पर नियुक्त करके अपनी योग्यता के जौहर दिखाने और आपके समाचार पत्र के विकास में सहयोग देने का अवसर प्रदान कीजिए। से धन्यवाद और हस्ताक्षर। ठीक है, इस तरह से आवेदन पत्र तैयार किया जाता है। अब इसने सवृत लिखा है, देखिए सवृत बायोडाटा। सबसे पहले वही परिचय, नाम है कृष्ण कुमार, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल। ये आ गया परिचय, व्यक्तिगत परिचय है ये सिर्फ। इसके बाद आती है शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताओं में वही क्रम संख्या लिखनी है, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, BA, MA कौन से सन में करी, 2002 में, 10वीं करी 2004 में, 12वीं करी 2007 में, BA करी और MA 2009 में। फिर विद्यालय बोर्ड का नाम लिखना है, 10वीं राजकीय विद्यालय CBSE से, 12वीं यही वहीं का मतलब यही है सेम। फिर BA MD HD महाविद्यालय है अम्बाला छावनी में और MA पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। विषय देखिए, 10वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, 12वीं में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, BA में हिंदी, अंग्रेजी, पत्रकारिता, समाजशास्त्र, MA में पत्रकारिता और प्रथम आई है इसकी श्रेणियाँ और प्रतिशत रहा है 85, 89, 65, 62, इतने अच्छे इसने नंबर लिए हैं। फिर उसकी अन्य योग्यताएं लिखनी होती है, कंप्यूटर का ज्ञान है, जर्मन भाषा का कार्य योग्य ज्ञान है, यानी विदेशी भाषाएं भी बच्चे सीखते हैं जो उन्हें नौकरी दिलाने में सहायक होती है। अब देख लें उपलब्धियां क्या क्या है। वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार इसे मिला है, निबंध लेखन प्रतियोगिता में मिला है और सम्मानित व्यक्तियों का विवरण इसने दिया है। अम्बाला छावनी महाविद्यालय के हैं श्री वेद प्रकाश जी प्राचार्य हैं वहाँ के। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के पत्रकारिता विभाग के हैं डॉक्टर रामेश्वर खन्ना, अध्यक्ष हैं वहाँ के। तो ये प्रसिद्ध व्यक्तियों का विवरण दिया गया है जो नियुक्ति करने में सहायक होते हैं। जो नियोक्ता होते हैं वो इन लोगों से संपर्क करके इस व्यक्ति के बारे में छानबीन कर सकते हैं कि कृष्ण कुमार कैसा व्यक्ति है, इसने जो कुछ लिखा है वो सही है या गलत है, तो इन व्यक्तियों से पता कर सकते हैं। फिर स्थान और तिथि और हस्ताक्षर, तो इस तरह से एक आवेदन और साथ में बायोडाटा तैयार हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं फिर भी। देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करती है, उसे भेजने के लिए एक बायोडाटा तैयार करना है। कैसे करेंगे? सेवा में अध्यक्ष महोदय, किसको लिखना है? राजीव गांधी फाउंडेशन को। राजीव गांधी फाउंडेशन नई दिल्ली। विषय लिखना है स्कॉलरशिप प्राप्ति हेतु बायोडाटा प्रेषित, यानी भेज रहे हैं हम। आदरणीय महोदय, कल के दैनिक ट्रिब्यून में आपके फाउंडेशन के विज्ञापन से पता चला है कि आपकी फाउंडेशन सन 2016-17 के लिए उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। कहाँ से पता चला है उसका जरूर बताना है पहली लाइन में, ठीक है। मैं इस स्कॉलरशिप के लिए मांगी गई योग्यताएं पूरी करता हूँ।
आशा है कि आप मुझे स्कॉलरशिप प्रदान करके अनुग्रहित करेंगे। इस पत्र के साथ मैं अपना शिवव्रत भेज रहा हूँ। धन्यवाद। और हस्ताक्षर, ये हो गया आवेदन पत्र। फिर इसके साथ शिवव्रत यानी बायोडाटा जोड़ा जाता है। वही व्यक्तिगत परिचय, नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है। फिर शैक्षणिक योग्यताएं आ गई, जिसमें क्रम संख्या, परीक्षा वर्ष, विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विषय, श्रेणी और प्रतिशत लिखना है। पहले 10वीं कक्षा आती है, फिर इसका सन, फिर इसका बोर्ड, फिर विषय, श्रेणी और प्रतिशत। इसी तरीके से फिर आगे 12वीं कक्षा और इसका बोर्ड लिखेंगे, विषय लिखेंगे, श्रेणी और प्रतिशत। फिर अन्य योग्यताएं आ जाएंगी। तो इसी तरह से बायोडाटा तैयार किया जाता है। अन्य अभिरुचियां लिख सकते हैं, सम्मानित व्यक्तियों के नाम लिख दिए और फिर अपने हस्ताक्षर किए, दिनांक और स्थान लिखा। तो ये बायोडाटा मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्यों लिखा जाता है ये भी पता चल गया होगा। तो अब एक जानकारी और रहती है कि शिवव्रत में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उसकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, शिवव्रत क्यों तैयार किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कि शिवव्रत लिखना अपने आप में एक कला है। शिवव्रत की प्रस्तुति पर ही रोजगार या नियुक्ति की प्राप्ति काफ़ी हद तक निर्भर करती है। जब भी नियुक्ति होती है, नौकरी मिलती है, तो शिवव्रत सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जिनकी प्रस्तुति से नियोक्ता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शिवव्रत की तुलना एक दूत या प्रतिनिधि से की जा सकती है। एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा शिवव्रत नियुक्तिकर्ता के मन पर उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। समझ आया? एक स्वामी का जैसे सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है एक दूत। पुराने ज़माने में एक राजा का अच्छे से परिचय देता था दूत दूसरे राजा के सामने, उसकी प्रशंसा, उसकी अच्छी अच्छी बातें ही दूसरे राजा के सामने वह जाकर करता है, जिससे उसके राजा की बहुत ही सुंदर सी छवि दूसरे राजा के सामने उभरती है। बिल्कुल वही काम एक शिवव्रत करता है नियोक्ता के सामने उम्मीदवार का। तो इस तरह से एक सुंदर, साफ सुथरा, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए अगर सही जानकारी लिखे हुए शिवव्रत तैयार किया जाता है तो वो नौकरी दिलाने में बहुत अच्छा सहायक हो सकता है। तो इसके बिंदु देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। नंबर 1, शिवव्रत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के विषय में सभी सूचनाएं एक विशेष क्रम में रखी जाती है। ये ध्यान रखना, एक विशेष क्रम बहुत जरूरी है। इसमें सिलसिलेवार ढंग से रखी जानी चाहिए, सारी जानकारियां आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व और उसकी योग्यताओं का चित्र एकदम स्पष्ट हो जाता है और पढ़ने वाले पर इसका खूब अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ आया? अब देखिए दूसरा, भाषा सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक होनी चाहिए। ना तो अलंकारों का प्रयोग करना है, ना मुहावरों का प्रयोग करना है, ना संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करना है। क्या करना है, लिखते समय बहुत ही सुंदर, सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए कि पढ़ते ही समझ आ जाए। कठिन भाषा, अलंकृत भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए। शिवव्रत किसी व्यक्ति के जीवन के तथ्यों पर आधारित होता है। इन तथ्यों को सरल और स्पष्ट भाषा में रखने से ही पढ़ने वाले को सभी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएगी और उसके विषय में अपनी धारणा वह तुरंत बना लेगा। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, शिवव्रत में वही सूचनाएं लिखी जानी चाहिए जो विज्ञापन में दिए गए पद के अनुकूल हो और जिसमें नियोक्ता की दिलचस्पी हो। आलतू फालतू जानकारी नहीं लिखनी है। क्या लिखनी है, जो आपको नौकरी दिलाने में सहायक हो, जो उस पद के लायक हो, वही लिखनी है सिर्फ। नियोक्ता उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुला लेता है। साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू। उसकी योग्यताएं, अन्य तथ्य वैसे ही हैं जैसे कि नियोक्ता को तलाश है। शिवव्रत का आकार न बड़ा हो न छोटा हो, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया हो या अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, तो वह इतना छोटे आकार का भी नहीं होना चाहिए कि आवश्यक सूचनाएं, जानकारियां छूट गई हो। ठीक है, और बढ़ा चढ़ाकर बातें भी नहीं लिखी जानी चाहिए। अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, झूठी बात उसमें नहीं लिखनी है। इस प्रकार शिवव्रत का आकार मध्यम दर्जे का होना चाहिए, न अधिक छोटा न अधिक बड़ा। इससे नियोक्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर छोटा बड़ा कर दिया तो वह सोचेगा कि जिसे शिवव्रत ही नहीं लिखना आता वह क्या करेगा, तो उसका तो नंबर वहीं कट जाएगा अगर शिवव्रत ढंग से नहीं लिखा है। अब देखिए, शिवव्रत में शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अनुभव व अन्य विषयों से संबंधित ज्ञान जो विज्ञप्ति में
जो विज्ञापित पद से संबंधित हो देना चाहिए। इसका नियोक्ता के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो अन्य योग्यताएं देते हैं, शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अनुभव आपको क्या क्या है, क्या किन किन विषयों से संबंधित और ज्ञान है, वो संक्षिप्त रूप में उसके साथ दे देना चाहिए। अब देखिए, कुछ ऐसे लोगों का हवाला देना जो समाज में प्रतिष्ठित हो, यह भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। उन लोगों से उम्मीदवार के विषय में जानकारी प्राप्त करने में आसानी रहती है। कुछ ऐसे लोगों का हवाला देना भी चाहिए, ठीक है। फिर है पद के अनुकूल ही बायोडाटा होना चाहिए। किसी बड़े पद के लिए जिसमें कई वर्षों के कार्य अनुभव की आवश्यकता होती है तो बायोडाटा 2-3 पेज का भी हो सकता है, किंतु छोटे पदों के लिए बायोडाटा अधिक बड़ा नहीं लिखना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि बायोडाटा लिखते समय यदि इन बिंदुओं का ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से बायोडाटा अच्छा बनेगा और नियोक्ता पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। तो मैं आशा करती हूँ शिवव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।